तो हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपका ACL फेल होगा या आपको कैसे पता चलेगा और उसके बाद आपको क्या करना है। अब आज के वीडियो में आपको ये बताएंगे कि रिवीजन ACL जो होता है, जो दोबारा ACL सर्जरी करते हैं, वो कैसे करते हैं, किस तरीके से ये सर्जरी आपके प्राइमरी ACL यानी कि जो पहली बार ACL हुआ था उससे भिन्न है, और इसके बाद आपको क्या सावधानियां रखनी जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आपको कैसे रिहैब करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि रिवीजन ACL क्या है और कैसे करते हैं। देखिए, चूंकि ACL सर्जरी अब बहुत ही कॉमन हो गई है, तो उतनी ही कॉमन अब रिवीजन ACL सर्जरी भी हो गई है, क्योंकि जो प्रोसीजर जितना ज़्यादा होगा उतने ही उसके फेलियर्स के भी नंबर्स होंगे, और उन फेलियर्स को भी हम छोड़ नहीं सकते। फिर से पेशेंट को नॉर्मल करने के लिए, अपने जीवन को ट्रैक पे लाने के लिए उसका रिवीजन ACL भी हमको करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको हम ये बताएंगे कि ग्राफ्ट कहाँ से निकालेंगे, बिकॉज आप सबको पता है, जो आपने प्राइमरी ACL का हमारा वीडियो भी देखा होगा कि ACL सर्जरी कैसे करते हैं। तो अब जो आपका ग्राफ्ट हमने जो भी प्राइमरी ACL में लगाया था वो तो अब खराब हो चुका है, तो अब हमको किसी और जगह से ग्राफ्ट निकालना होगा। हमारे देश में मैक्सिमम जो सर्जन्स हैं, हम ये प्राइमरी ACL में हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट यूज करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अब आपका हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या होता है? एक ऑप्शन होता है कि आपके दूसरे पैर की हैमस्ट्रिंग की ग्राफ्ट निकाली जाएगी। एक ऑप्शन होता है कि आपके एंकल के पास से आपका पेरोनियस ग्राफ्ट निकाला जाएगा। एक ऑप्शन होता है कि आपका क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट, जो घुटने के ऊपर जो मसल है उसकी जो ग्राफ्ट होती है वो निकाली जाएगी। और एक ग्राफ्ट ऑप्शन होता है आपका बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट, जो आपका पटेलर टेंडन, जो आपके पटेला के नीचे का टेंडन है, उसको निकाला जाएगा। जो अपोजिट हैमस्ट्रिंग निकालना था ये अब उतना कॉमन नहीं रह गया है। ज़्यादातर लोग हमारे देश में या तो फिर पेरोनियस ग्राफ्ट निकाल के रिवीजन ACL कर रहे हैं, या फिर क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट निकाल के रिवीजन ACL कर रहे हैं। हम लोग पर्सनली स्कोपी क्लिनिक में पेरोनियस ग्राफ्ट को ही प्रिफर करते हैं फॉर रिवीजन ACL, बिकॉज हमको बहुत ही मोटा ग्राफ्ट मिल जाता है और हमको नी को भी बहुत छेड़ना नहीं पड़ता और बहुत बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता। तो पेरोनियस ग्राफ्ट निकालने से आपको कोई बहुत दिक्कत भी नहीं होती है और आपको एक मजबूत ग्राफ्ट मिलता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रिवीजन ACL में हमको ये जरूर ध्यान देना है कि इस बार जो आपका ग्राफ्ट हम लगा रहे हैं ये आपके पिछले ग्राफ्ट से भी मोटा हो। फेलियर के रीजंस आपको बताए हुए हैं। किसी भी रीजन से फेलियर हो, हम कोशिश करते हैं कि आपका जो रिवीजन ACL का ग्राफ्ट होगा वो आपके प्राइमरी ACL ग्राफ्ट से मोटा हो। देखिए, वैसा भी लिटरेचर में अगर हम जाएं तो जो इंटरनेशनल लिटरेचर बोलता है कि जिन लोगों को प्राइमरी ACL सर्जरी हुई है उनमें क्लोज टू 25 to 30% चांसेस हैं कि उनमें एक रिवीजन ACL या फिर रीटियर ACL, ज़्यादा सही वर्ड मैं बोलूँगा, एक ACL रीटियर होने का चांसेस 25 to 30% है। उसमें आपका ACL रिकंस्ट्रक्टेड नी था वो भी शामिल है, या फिर अपोजिट नी का इंजरी हो ये भी शामिल है। अब हमारे देश में इतना स्पोर्ट्स में एक्टिव लोग नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे देश में 25% लोगों का तो नहीं, तो अगर देखा जाए तो 5 से 10% लोगों के चांसेस जरूर हैं कि या तो आप उसी ACL ग्राफ्ट को दोबारा डैमेज करेंगे या फिर आपके दूसरे घुटने में ACL टियर होगा। तो हमेशा ध्यान रखते हैं रिवीजन ACL में कि हम लोग मोटा ग्राफ्ट लगाएं। तो पेरोनियस इज आवर चॉइस। बहुत से लोग क्वाड्रिसेप्स का भी ग्राफ्ट लेते हैं जो कि मोटा होता है। अब हम आते हैं आपके मेथड पे कि कैसे रिवीजन ACL किया जाता है। देखिए, रिवीजन ACL में भी प्राइमरी ACL की तरह ही हम लोग ड्रिल करके बटन के थ्रू फीमर में फिक्स करते हैं और टिबिया में ड्रिल करके स्क्रू या बटन के थ्रू फिक्स करते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि पहले ही उसमें ड्रिल किया हुआ है, ठीक है। तो 3 सिनेरियो हमने देखे हैं फेलियर के। एक तो इन्फेक्शन की वजह से फेल हुआ। इन्फेक्शन की वजह से फेल हुआ तो उसको 2 स्टेज में ही रिवीजन करना होता है। पहले स्टेज में उसकी सफाई की गई, उसको कम से कम 6 महीने के लिए छोड़ा गया, सारे मार्कर्स जब नॉर्मल हुए तब उसमें दोबारा रिवीजन किया गया। हम अगर ये मान के चलते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द टनल्स जो हैं वो हीलिंग होते हैं या फिर हील हो चुके होते हैं, तो उसमें
करना आसान होता है और फिर ये बहुत मुश्किल सर्जरी नहीं होती है। नॉर्मल रूटीन एसीएल तरह से इसको हम कर सकते हैं। सेकंड जो मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसमें कि फेल हुआ वो ये हुआ कि आपकी जो सर्जरी थी उसमें या तो ग्राफ्ट पतला था या तो आपने ध्यान नहीं दिया एज ए पेशेंट, इसकी वजह से टूटा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो टनल था वो सही जगह पे बनी हुई थी। उन जगहों पर क्या होता है कि हम उसी टनल को थोड़ा सा और चौड़ा करते हैं। मान लो आपकी पहले ग्राफ्ट 8 साइज की थी तो अब उसको हम ड्रिल करके 9 साइज की बनाते हैं, जिससे कि हमको अच्छी बोन स्टॉक मिले टेंडन की हीलिंग के लिए, और पहले से मोटा टेंडन लगा करके उसको हम फिक्स करते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि डॉक्टर साहब क्या आप सारा इम्प्लांट वापस से निकाल देंगे या कुछ छूटेगा? तो देखिए दोस्तों, जो टीबिया साइड का इम्प्लांट होता है ना, वो तो हम सामने चीरा मारते हैं, जो भी स्क्रू या फिर बटन है उसको हम पूरा निकाल देते हैं। फ्यूमरल साइड में चूंकि जो हमारा बटन है वो केवल धागे से खींच करके ऊपर गया होता है, इसलिए उसको हम नहीं निकालते हैं, वो अपनी जगह पर ही बटन पड़ी रहती है और दूसरी बटन वहां पर फ्लिप होकर के ग्राफ्ट को फिक्स करती है। अब ये भी जानिए कि जो पुरानी बटन वहां पे आपके फीमर जंघा हड्डी में पड़ी हुई है ऊपर, वो कोई भी तकलीफ नहीं देती है क्योंकि वो इनर्ट होती है, टाइटेनियम की होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, वो अपनी जगह से मूव भी नहीं करेगी। ठीक है। अब तीसरा तरीका का जो एसीएल हुआ, जो कि सर्जन्स मिस्टेक से आपका एसीएल टूटा, मतलब कि आपकी जो टनल थी वो माल पोजीशन थी, मतलब कि टनल अपनी सही जगह पर नहीं थी। अब इसमें कई बार दिक्कत होती है, अगर आपकी टनल बहुत ही गलत बनी हुई थी तो सही जगह बनाने की आपको जगह मिल गई, मगर अगर आपकी टनल सही जगह के आसपास ही है तो फिर इन सर्जरीज में हमको 2 स्टेज में करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप ड्रिल करके नया एसीएल नहीं बना सकते। तो उसमें हमको कभी कभी बोन ग्राफ्ट डाल करके उसको पैक करना पड़ता है, वहां पे फिर से एक टनल बनने की जगह बोन बन जाती है और उसके 3 से 6 महीने बाद हम रिविजन सर्जरी करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्फेक्शन में 2 बार में टनल माइल पोजिशनिंग अगर हो गई है या फिर टनल वाइडनिंग ज्यादा हो गई है तो उसमें बोन ग्राफ्टिंग करके दूसरे स्टेज में, और अगर आपका सब टनल ठीक बना हुआ था तो केवल उसी को थोड़ा सा और ओवर ड्रिल करके हम लोग एसीएल रिवीजन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के सिनेरियो हमारे सामने आते हैं। हम भरसक प्रयास यही करते हैं कि पेशेंट को एक ही स्टेज में रिवीजन एसीएल सर्जरी करके दिया जाए, जिससे कि उसको 2 बार ऑपरेशन ना कराना पड़े। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार ये संभव नहीं होता है कि एक ही स्टेज में आपकी रिवीजन सर्जरी हो पाए, तो उस समय आपको हम 2 स्टेज में सर्जरी करके देते हैं। तो मोटा स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि एक बार सर्जरी फेल हो गई है, हम नहीं चाहते कि आपकी रिवीजन सर्जरी भी फेल हो। इसके अलावा जब भी पर्सनली हम स्कोपी क्लिनिक में किसी हाई डिमांड पेशेंट का रिवीजन सर्जरी करते हैं तो हम एसीएल के साथ साथ ही उसमें कुछ एडिशनल प्रोसीजर जिससे कि एएलएल रिकंस्ट्रक्शन या फिर एलईटी भी करके देते हैं, जिसमें कि हम जो आपके थाई के साइड में एक छोटी सी स्ट्रिप लेकर के उसको भी आपके टीबिया में फिक्स करते हैं। ये क्या करता है कि आपके एसीएल ग्राफ्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस पड़ने पे वो ना टूटे और आपका नी पहले से भी स्ट्रांग होकर रखे। तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विथ एलईटी हम हाई डिमांड पेशेंट्स में रिवीजन में भरसक प्रयास करते हैं कि करके दिया जाए, जिससे कि दोबारा उसका एसीएल ना टूटे। बाकी भी जो आपको मैंने बताया कि कई बार टिबियल स्लोप वगैरह भी खराब होने की वजह से रिवीजन एसीएल करना पड़ता है। उन स्टेजेस में हम लोग इसको कई बार 2 स्टेज में टिबियल स्लोप को भी चेंज करके करते हैं, बट ये बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस में देखने को मिलता है। उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में हम ना ही जाएं, हम सिर्फ यही बात अभी करें कि रिवीजन एसीएल हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास रिवीजन एसीएल में भी जो इम्प्लांट चॉइस होती है वो सेम होती है। फीमर में हम बटन लगाते हैं और टीबिया में हम बटन या स्क्रू लगाते हैं। स्कोपिक क्लिनिक में हम लोग टीबिया में भी बटन ही लगाते हैं, स्क्रू को हम लोग अवॉइड करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप इम्प्लांट में कुछ इम्प्रोवाइज करके अपने एसीएल सर्जरी को बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कोई भी इंटरनल ब्रेस या फाइबर टेप नाम की चीज रिवीजन एसीएल में भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे और भी ज्यादा दिक्कतें आपकी हो सकती हैं। एक बेसिक एसीएल जिस तरीके से किया जाता है उसी को हम लोग रिवीजन एसीएल में भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, क्योंकि कुछ जो कमी रह गई थी उसी की वजह से हमारा प्राइमरी एसीएल टूटा था। तो एज ए सर्जन हम लोग ये चीजें रिवीजन एसीएल में करते हैं। अब आता है इसके बाद का प्रोटोकॉल। देखिए प्राइमरी एसीएल में जैसे कि स्कोपिक क्लिनिक में बताया हमने कि हम लोग कभी भी ब्रेस वगैरह यूज नहीं करते हैं, बट रिवीजन एसीएल में वी ऑलवेज यूज ब्रेस बिकॉज
ये आपकी दोबारा ड्रिल की गई है, तो हीलिंग उतनी अच्छी नहीं रहती, उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, और हमारी जो नी भी होती है वो उतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं रहती। तो हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे स्लो जाए। तो अमूमन हम लोग लॉन्ग नी ब्रेस देकर रखते हैं। पेशेंट को वेट बेरिंग भी हम लोग कम से कम 2 हफ्ता छोड़ करके उसके बाद ही देना अलाउ करते हैं, और काम पर भी जाने के लिए हम लोग उसको देर से बोलते हैं। ये मान के चलिए कि नॉर्मल वॉकिंग और नॉर्मल एक्टिविटीज, जो हमारा नॉर्मल वॉकिंग जाना होता है, जो कि हम लोग नॉर्मल प्राइमरी एसीएल के बाद 15 दिनों में या 20 दिन में अलाउ कर देते हैं, तो रिवीजन एसीएल में हम लोग बोलते हैं कम से कम 1.5 से 2 महीना रुकिए और सारे प्रोसीजर्स को बहुत ही धीरे धीरे करिए। रिहैब प्रोसेस भी शुरू में जो होता है बहुत एग्रेसिव रिवीजन एसीएल में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको बचा कर रखना है, क्योंकि ग्राफ्ट एक बार ऑलरेडी टूट चुका है और हीलिंग भी अब हमारी इस बार उतनी फास्ट नहीं होती जितने की प्राइमरी एसीएल में होती है। दूसरा एस्पेक्ट जो अब आता है पेशेंट के उससे, तो जो डिप्रेशन एक आता है ना, जो एक आदमी लो हो जाता है कि हमारा तो एसीएल टूट गया, अब हम वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इसके लिए हमारा एक जो वीडियो है कि स्पोर्ट्स यदि आपके स्पोर्ट्स करियर का अंत नहीं है, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको कई ऐसे पेशेंट्स का एग्जाम्पल दिया है जो कि 2 बार एसीएल फेल होने के बाद भी 3rd टाइम करा करके अपने स्पोर्ट्स करियर में बहुत ही आगे गए। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। सर्जरी अगर फेल हुई है तो इट्स जस्ट ए फेज, जो गलतियां पिछली बार हुई वो इस बार नहीं दोहराना है, ना ही सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में रिहैब थोड़ा स्लो रखना है, और धीरे धीरे जब आपकी जो हीलिंग होती है, जो हीलिंग फेज है 3 से 4 महीने अगर आप पहुंच गए, उसके बाद फिर से आप एग्रेसिव टॉप गियर में आइए और अपना रिहैब फिर से प्राइमरी एसीएल की तरह ही एग्रेसिव होकर के करिए। ठीक है, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि अगर हमारा एसीएल एक बार टूट गया तब हम स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे या हम एक्टिविटी लेवल अपना कम कर देंगे। जी, एक बात आपको बताऊं, जितनी भी हमारी स्टडीज देखी गई हैं कि कोई भी आदमी घर बैठ के या फिर बाहर ना जाकर के अपने एसीएल को बचा नहीं सकता है। तो आप जो एक्टिविटीज करते थे वो 6 to 8 मंथ्स के बाद फिर से आपको रिगेन करनी है। उसको रिगेन ना करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका एसीएल बचा रहेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, हम इस पे भी आगे एक वीडियो या शॉर्ट जरूर बनाएंगे कि कैसे आपको अपना एसीएल का रीटियर होने से बचाना है। आपको ऐसा क्या करना है कि आपका एसीएल ग्राफ्ट टियर ही ना हो, या फिर ऐसा क्या करें कि एक्टिविटीज करने पर भी उस पर स्ट्रेस इतना ना पड़े और आपका ग्राफ्ट दोबारा ना टियर करे। तो ये डिफरेंट टॉपिक है, इस पे हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। तो अपने आप को बहुत बचाना नहीं है, बचाना सिर्फ 6 से 8 महीने है, उसके बाद फिर से आपको अपना रेगुलर रूटीन में जाना है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन एसीएल के बाद भी आप प्री इंजरी स्टेटस पे आकर के अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट रिवीजन एसीएल, ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसमें क्या इम्प्लांट यूज होता है और उसके बाद आपको क्या सावधानियां बरतनी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।